हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का स्टडी करेंगे। चैप्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर के हम लोग 4 पार्ट ऑलरेडी कर चुके थे। आज इसी का हम लोग 5th पार्ट करेंगे और इस पार्ट की शुरुआत करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? जब किसी कंडक्टर में या किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग करंट के फ्लो को मेंटेन करने के लिए किसी इलेक्ट्रिक सोर्स का यूज़ करते हैं, तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या जो सोर्स ऑफ एनर्जी है क्या करता है? करंट के फ्लो को मेंटेन करने के लिए कुछ वर्क करता है या कुछ एनर्जी कंज्यूम करता है। तो जो एनर्जी कंज्यूम करता है करंट के फ्लो को मेंटेन करने के लिए सर्किट में, या जो वर्क करता है, यही वर्क डन या कंज्यूम्ड एनर्जी उस कंडक्टर में हीट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और एक हीटिंग इफेक्ट शो करता है। इसे बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम लोग जूल्स हीटिंग भी कहते हैं। वो यहाँ पे लिखा, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एनी कंडक्टर और मे बी इलेक्ट्रिक सर्किट, द कंडक्टर बिकम्स हॉट। क्या होता है? करंट पास करने से यह कंडक्टर हीट कर जाता है, उसका टेम्परेचर राइज कर जाता है। तो इसको बोलते हैं कि हीटिंग इफेक्ट है किसमें? करंट में। क्योंकि जब करंट नहीं पास किया था तो उस कंडक्टर का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर था, जो रूम टेम्परेचर पे होता है वही था। लेकिन जैसे ही करंट पास किया आपने, उसका टेम्परेचर राइज कर गया और क्या हुआ कि जो नॉर्मल टेम्परेचर था बहुत कम था, अभी टेम्परेचर राइज किया, बढ़ गया। करंट को अगर जीरो कर दें तो फिर कुछ देर बाद क्या होता है, जो कंडक्टर है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा और टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो इससे यह कन्फर्म हुआ कि जो करंट होता है उसमें एक इलेक्ट्रिक जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो करंट में होता है, क्योंकि करंट पास करने से ही टेम्परेचर राइज किया कंडक्टर का। इस जो प्रॉपर्टी है हीटिंग इफेक्ट का करंट में, इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ करते हैं किसमें? अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। कुछ अप्लायंसेस बनाए गए जो इसी पर बेस्ड थे, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक ओवन और बल्ब, इलेक्ट्रिक गीजर, ऐसे अप्लायंसेस मिले। तो इनका हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इनका पर्पज़ क्या होता है? हीट प्रोड्यूस करना होता है। तो हीट तब प्रोड्यूस करते हैं जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है? उस अप्लायंस के थ्रू एक हीटिंग इफेक्ट शो करता है, जिसका हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जो हीटिंग इफेक्ट है ये रिवर्सिबल नहीं होता। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज़ नॉट रिवर्सिबल। मीनिंग क्या था कि जो हीटिंग इफेक्ट शो हुआ, इसको हमने कहा था कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, बैटरी है या सेल है, ये वर्क करता है। जो एनर्जी उसके फॉर्म में था, उसके पास जो था जिस फॉर्म में, वो एनर्जी कन्वर्ट हुआ हीटिंग इफेक्ट में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। अभी हीट एनर्जी फिर उसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा जिस फॉर्म से ये आया था। तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कभी भी जो हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, वो रिवर्सिबल नहीं होता है। ये पुनः उसी पोजीशन में नहीं जाएगा जिस कंडीशन से ये आया था। क्योंकि जो सोर्स एनर्जी है, वोल्टेज जो बैटरी रहा होगा या सेल आपने यूज़ किया, तो सेल या बैटरी में जो एनर्जी था वो एनर्जी करंट को मेंटेन करने के लिए, सर्किट में करंट के फ्लो को मेंटेन करने के लिए वो एनर्जी कंज्यूम किया। किसने? इलेक्ट्रिक सोर्स ने किया। तो उस सोर्स में जो एनर्जी था जिस फॉर्म में, वो अपना फॉर्म कन्वर्ट लाया किसमें? हीट के फॉर्म में लाया। तो हीट में कन्वर्ट हो गया। अभी हीट फिर उसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसे कहा गया कि जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो क्या है? ये इरिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या था कि एक साइंटिस्ट, उन्हीं का नाम था जूल्स। इन्होंने इस हीटिंग इफेक्ट पर वर्क किया और जो इनका एक्सपेरिमेंट था उसको ऑब्जर्व करके एक रिजल्ट बताया उन्होंने कि जो हीट प्रोड्यूस होता है, इस हीट की जो वैल्यू होती है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो टाइम है उसके भी होता है। तो उसको हम लोग डिराइव करके फिर दिखाते हैं कि कैसे ये इसको फॉलो करता है। हमने क्या सपोज किया कि एक सर्किट बनाया, इसमें 20 वोल्ट का एक बैटरी लगा दिया
एक कंडक्टर का नाम दिया हमने ए बी, एक कंडक्टर यहाँ पर कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। जो कनेक्टिंग वायर्स हैं उनकी हेल्प से इसको ज्वाइन किया मैंने। रेजिस्टेंस कितना है, आर ओम का है। इस की को हम लोग ऑन करेंगे तो क्या होगा, करंट पास होगा। करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, इस टाइप से ये करंट पास हो रहा है। इस करंट के पास होने से क्या होगा, करंट का जो अपना प्रॉपर्टी है हीटिंग इफेक्ट का है वो इसको शो करेगा। तो इसको हम डिराइव करते हैं कि किस टाइप से क्या इसमें मिलेगा। पहले हम चार्ज फाइंड करते हैं। तो वैल्यू ऑफ चार्ज इस सर्किट के थ्रू जो कंडक्टर यूज किया ए बी, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी कंडक्टर। ए कंडक्टर दिखा दें ए बी। ए बी क्या है, एक कंडक्टर इसमें हम लोग कनेक्ट किया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस आर ओम का है। बी वोल्ट की बैटरी से ज्वाइन किया और यहाँ पर की लगा दी, इसको ऑन किया हमने। तो फाइंड करते हैं कि इस कंडक्टर ए बी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो करेगा। द वैल्यू ऑफ चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज passes through conductor AB is, suppose Q is the charge, the value of charge passing through the conductor AB is AB in t seconds, in t seconds if I ampere, if I ampere current passes through AB, अगर AB के थ्रू I एम्पियर करंट पास हो, कितना एम्पियर का, I एम्पियर, तो चार्ज कितना पास होगा। हम ये चार्ज की वैल्यू फाइंड करते हैं। चार्ज को Q से लिखते हैं, Q सपोज करें चार्ज को, तो Q इक्वल टू क्या मिलेगा, I इंटू टी मिलेगा। इतना कूलम चार्ज पास होगा। इफ कैपिटल B the potential difference between the ends of conductor AB, then work done or energy supplied by source means battery. If V with the potential difference between the ends of conductor AB, then work done or energy supplied by source will be W equals to Q into V। ये फार्मूला था। ये इसको पहले पढ़ा आपने, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वहाँ से फाइंड किया W इक्वल टू Q V। इसको हम नंबरिंग कर दें, तो 1 मान लें। तो फ्रॉम दिस रिलेशन Q, फ्रॉम फर्स्ट W इक्वल्स टू Q मीन्स IT, ये हो जाएगा आपका V, Q मीन्स I इंटू T।
ये क्या है, वर्क डन या एनर्जी सप्लाइड है। इसी को हम लोग और चेंज कर सकते हैं दूसरे फॉर्म में। अभी कहा था कि जो वर्क डन होता है, जो एनर्जी सप्लाइड होता है, ये हीट में कन्वर्ट होता है। तो अगर हीट एनर्जी को हम लोग एच लिख दें तो एच इक्वल टू डब्ल्यू कर सकते हैं। हीट एनर्जी एच इक्वल टू वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड, देयरफॉर एच इक्वल टू वी आई टी जूल कह सकते हैं। ये क्या है, जूल में है। सिंस V इक्वल टू आई आर फ्रॉम ओम्स लॉ, तो इस V की वैल्यू को यहाँ लिख सकते हैं। तो क्या मिलेगा, H इक्वल टू V मीन्स आई आर, और एक आई आर लिखा यहाँ पर, तो आई टू आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर आर टी। तो एक रिलेशन ये भी मिला जूल में। इसी को हम चाहें तो अगर आई को लिखना चाहें यहाँ से, तो आई को लिख सकते हैं V अपान आर के फॉर्म में। मतलब अगर हम चाहें कि इसको V के फॉर्म में लेकर क्या है, आर के फॉर्म में क्या है, तो लिख सकते हैं इसको H इक्वल टू आई इक्वल टू V अपान आर, तो V स्क्वायर अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। आई मीन्स V स्क्वायर, मतलब V है यहाँ स्क्वायर था आई में, तो V स्क्वायर आर स्क्वायर होगा, अपान में आएगा, ये कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा, V स्क्वायर T अपान आर मिलेगा। तो अपान में आर स्क्वायर आएगा, ये मल्टीप्लाई होता है, एक आर कैंसिल होगा, बचेगा एच इक्वल टू क्या हो गया, V स्क्वायर T अपान आर जूल। तो ये सब जूल में मिल गए। जो जूल्स लॉ था इसमें यही बताया गया था कि जो हीट होता है, हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी क्या है, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और टाइम के भी। तो तीन क्वांटिटी से करंट, रेजिस्टेंस और टाइम, इन तीनों क्वांटिटीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, हीट एनर्जी। ये सब जूल में लिखा हुआ है। अगर इसको हम लोग चेंज करना चाहें कैलोरी में, तो जो मैकेनिकल हीट इक्विवेलेंस होता है J, उससे डिवाइड कर, J की वैल्यू क्या होती है, 4.18 होता है। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो जूल को हम लोग कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, जो जूल्स लॉ की बात कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू जूल, जूल्स लॉ, हीट एनर्जी is directly proportional to first क्या है, square of the electric current, square of the electric current, मतलब H is directly proportional to the square of current। एक ये हो गया। दूसरा पार्ट बताया कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस means H is directly proportional to R, and third is the time taken. H is directly
प्रपोर्शनल टू टी। इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो क्या मिलेगा, ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड you get H is directly proportional to I square R T। या इसी को लिख सकते हैं X इक्वल टू कॉन्स्टेंट के से मल्टीप्लाई किया I स्क्वायर R T सिंस K इक्वल टू 1 therefore H इक्वल टू I स्क्वायर R T जूल। यही था जूल्स लॉ। इसका भी यूनिट क्योंकि एनर्जी है, हीट एनर्जी, तो यूनिट क्या होगा इसका, जूल होगा। इस टाइप से हम इसको डिराइव कर सकते हैं जूल्स लॉ को, और इससे जो हीट एनर्जी मिलेगा एच की वैल्यू मिल सकता है। इसी फार्मूले को हम लोग जिस फॉर्म में चाहें कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा आपका न्यूमेरिकल दिया जाए उसके फॉर्म में हम लोग जो गिवन वैल्यूज होंगे उनके फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, by an energy source, जो एनर्जी का सोर्स होगा, जैसे कोई सेल या कोई बैटरी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है बैटरी या सेल, ये पर यूनिट टाइम में या किस रेट से एनर्जी या वर्क करता है उसे बोलेंगे कि उस सोर्स का पावर है वो। इलेक्ट्रिक सोर्स जो मिला वो इलेक्ट्रिक सोर्स किस रेट से वर्क कर रहा है, रेट का मतलब वो टाइम के रिस्पेक्ट में पर यूनिट टाइम में कितना वर्क किया, जो वर्क डन है पर यूनिट टाइम में उसे बोलेंगे पावर, इलेक्ट्रिक पावर। इसको P से लिखते हैं। इट इज denoted by P if W joule of work is done by an energy source in T seconds। अगर T सेकेंड में कोई सोर्स ऑफ एनर्जी W जूल ऑफ वर्क करता है तो पावर क्या होगा, देन इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल्स टू W बाय T। ये इसका जो बेसिक फार्मूला है P इक्वल टू W बाय T मिला इसका बाय डेफिनेशन। इसकी हम लोग यूनिट भी दे सकते हैं। यूनिट इसका क्या होगा, जो वर्क डन W है इसका होता है जूल और टाइम का सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड की इसको क्या करते हैं कि इसका यूनिट हो गया ऐसा यूनिट। इसी जूल पर सेकेंड को हम लोग लिखते हैं वाट कहते हैं इसको। पावर का जो यूनिट क्या है वाट है। इसी को हम लोग और दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो डिफरेंट टाइप के फार्मूले हैं उनको यूज कर सकते हैं। ऐसे सिंस W इक्वल टू QV एंड Q इक्वल टू IT, तो W क्या मिलेगा
W इक्वल टू हो जाएगा वी आई टी। तो जहाँ पर W है वहाँ पर लिख सकते हैं वी आई टी। तो पावर क्या मिलेगा, देयरफॉर पावर P इक्वल टू वी आई टी अपॉन टी। तो टाइम कैंसिल होगा, तो फार्मूला क्या मिला, P इक्वल टू वी इंटू आई। तो जो पावर है ये पोटेंशियल और करंट के फॉर्म मिल गया, यूनिट वही रहेगा यहाँ भी, क्या, वॉट। इसी को हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं रेजिस्टेंस फॉर्म में, सिंस V इक्वल टू आई आर बाय ओम्स लॉ। तो जहाँ V लिखा है उसको हम लोग आई आर लिख सकते हैं। तो क्या मिलेगा, P इक्वल टू, एक आई पहले था एक और आएगा, तो आई इंटू आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तो ये करंट और रेजिस्टेंस फॉर्म में हो गया, करंट और रेजिस्टेंस फॉर्म में हो गया P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो इनको हम डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट फार्मूलाज। ये भी वॉट में रहेगा। तो इस टाइप से हमने इसको लिखा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर फार्मूला। अब इनके यूनिट्स, जो यूनिट्स कुछ और भी हैं, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इसके यूनिट्स कुछ और भी हैं, जो यूनिट हो गए, जैसे पावर का यूनिट वाट होता है, तो 1 किलोवाट, इसको के डब्ल्यू लिखते हैं। 1 किलोवाट इक्वल टू कितना होगा, किलो है तो 1000 कन्वर्ट हो जाएगा। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। 1 मेगावाट इक्वल टू 10 पावर 6 वाट। ऐसे ही 1 हॉर्स पावर भी जो है इसी का यूनिट होता है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। ये सब इसके बड़े यूनिट्स हैं, तो अगर जरूर पड़ता है तो कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गया। दूसरा होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6। इसको चेंज कर सकते हैं ऐसे, तो जो 1 किलोवाट आवर है इसको लिख दिया हमने, किलोवाट था बाय वाट में 1000 इंटू जो आवर दिया है इसको बनाएंगे सेकंड में। तो सेकंड को बनाएंगे पहले, आवर बनाएंगे मिनट में, फिर सेकंड में। तो ये हो जाएगा 3600 सेकंड होगा 1 आवर में। तो 1 इंटू 60 इंटू 60 करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 3600। ये हो गया। इसी को लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 पावर 6, 1 2 3 4 5 6 जूल। तो इससे पता लगा कि 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होते हैं। और इसी 1 किलोवाट आवर को बोलते हैं 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर, ये लिखा मैंने। 1 किलोवाट आवर इज आल्सो इक्वल टू 1 यूनिट। जो कमर्शियल यूनिट होता है पावर का, उसको हम लोग यूनिट ही बोलते हैं। जो घरों में बिजली का बिल आता है वो यूनिट में आता है। तो जितना यूनिट आया मतलब उतना किलोवाट आवर हुआ। तो इस टाइप से इसको हम लोग अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे उसमें हम लोग इनका यूज़ करेंगे और कन्वर्ट करके जूल में बदल लेंगे, वाट में आ सकते हैं, जूल कर सकते हैं। हाँ, 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा था कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। तो उसका आंसर क्या है, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होते हैं। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा था, या ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि 1 किलोवाट में कितने जूल होंगे। 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से कौन सा करेक्ट है
तो करेक्ट ऑप्शन आपका यही होगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये फार्मूला है नंबर ऑफ यूनिट्स या किलोवाट आवर्स को फाइंड करने के लिए वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू आवर्स अपॉन 1000 या वोल्ट इंटू एम्पियर को हम लोग बी और ये आई है, तो बी इंटू आई क्या होता है, पी होता है, पी का यूनिट क्या होगा, पावर का वाट होगा, तो इसी को लिख सकते हैं वाट इंटू आवर्स अपॉन 1000। इसका यूज़ कब करेंगे, जब किसी माने कोई एक हाउस है जहाँ पर डिफरेंट टाइप के अप्लाइंसेज हैं, उनके पावर्स अलग अलग हैं, उनको यूज करते हैं, तो पर डे कितने आवर्स कौन सा अप्लाइंस यूज करते हैं उनका वैल्यू दिया होगा, और कुल कितने दिन यूज करते हैं, या होल मंथ की बात कर रहे हैं, जितना दिन कहा जाए उस दिन की जो यूनिट्स हैं कुल कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। इस पर बेस एक क्वेश्चन करते हैं और कंफर्म हो जाएगा। और एग्जाम में आ सकता है कि कोई अप्लायंस दिया हुआ है किसी घर में, तो अप्लायंस यहाँ बल्ब भी है, आपका फैन भी है, गीज़र भी है, और भी अप्लायंस जितने भी हैं उनका पावर दिया होगा, तो कौन सा अप्लायंस कितने आवर्स यूज़ करते हैं पर डे, वो सब कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बेस पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो मिलता है कि कुल कितना यूनिट बिजली का बिल आएगा। तो नंबर ऑफ यूनिट फाइंड करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं तो इससे और कंफर्म हो जाएगा कैसे करते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया है, अ हाउस इज फिटेड विथ 20 बल्ब्स रेटेड 100 वाट ईच, 10 fans consuming 0.5 ampere each, and an electric kettle of 100 ohm resistance. So electricity is supplied at 220 volt and at a rate of 0.50 per kilowatt hour. What will be the expenditure of electricity in a month of 30 days if all the appliances are used for 6 hours daily? एक घर है जिसमें 20 बल्ब लगे हुए हैं 100 वाट के, 10 फैन है जिसमें 0.5 एम्पीयर करंट पास होता है, और एक बैटरी यूज होता है जिसका रेजिस्टेंस दिया 100 वाट ओम का, और 220 वोल्ट का सप्लाई होता है। इस कंडीशन में आपको निकालना क्या कि 6 आवर्स पर डे इनका यूज करते हैं, तो 30 डेज मतलब पूरे मंथ की बात कर रहे हैं, तो 30 डेज में कितना कास्ट आएगा इलेक्ट्रिसिटी का जो कंज्यूम कर होगा इसमें, तो फाइंड करना है। क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि कुल कितना पावर होगा। इस पावर की वैल्यू जैसे पहले दिया है बल्ब, तो क्या लिखें, पावर ऑफ 20 बल्ब्स, एक का कितना है 100 वाट का है, तो 20 कितना को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 मीन्स 2000 वाट। इतना वाट कंज्यूम हुआ बल्ब से, ऐसे निकालते हैं। पावर ऑफ फैंस, कितने फैन हैं, 10 फैंस हैं, 10 फैंस। अब यहाँ पर दिया है करंट दिया है, तो पावर फार्मूला करंट फॉर्म में क्या होता है, P इक्वल टू होता है I² R। इसके अलावा और क्या होगा, यहाँ I दिया हुआ है, पावर नहीं मालूम है, तो 10 से मल्टीप्लाई करें इसको, तो पावर हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें आएगा P इंटू वोल्टेज दिया हुआ है, इसको ले सकते हैं। एक तो P इक्वल टू VI होता है फार्मूला, P इक्वल टू I² R भी होता है। अभी जो हम डिराइव किए थे डिफरेंट फॉर्म में वही सब है। तो यहाँ पर वोल्टेज तो सबके लिए 200 वोल्ट का है, 10 फैंस हैं, तो एक फैन का कितना होगा, P इक्वल टू VI होगा, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू V कितना 220 वोल्ट, एंड करंट इज गिवन 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा 220, 10 5 50.5, ये 5 हो गया, 5.0 मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा 1100 वाट। ये हो गया फैन का। ऐसे ही जो थर्ड अप्लायंस दिया हुआ है वो केटली दिया हुआ है,
पावर ऑफ केटली, 1 केटली ऑफ 100 ओम रेजिस्टेंस, इसका कितना होगा पावर, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ यूज करेंगे क्योंकि यहाँ आर दिया हुआ है और V मालूम ही है, पावर निकालना है। तो वी स्क्वायर मीन्स 220 इंटू 220 अपॉन 100, ये जीरो कैंसिल होगा, तो 22 इंटू 22 484 वाट। तो टोटल कितना वाट हो गया इसको काउंट कर लें। देखो टोटल पावर कंज्यूम 2000 प्लस 1100 प्लस 484, तो कितना हो गया 400, ये हो गया 4800, 8 हो जाएगा, 415 5 हो गया और 123 हो गया, 3584 वाट का पावर यूज हुआ। तो पर डे कितना यूज हो रहा था 6 आवर्स यूज होता है डेली। तो हमें निकालना क्या है नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना है, पहले निकाल दें नंबर ऑफ यूनिट्स, देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड इन 30 डेज, इसमें कहा गया है कि अगर इसी रेट से 6 आवर्स पर डे यूज किया जाए तो कितने दिन यूज करते हैं 30 डेज, तो पर डे निकालते हैं 30 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, ये था वाट कितना मिला, वाट इंटू आवर्स था, तो वाट आपका है 3584 इंटू आवर्स कितने होंगे, ये 6 आवर पर डे था, तो कितने डेज हैं 30, तो 30 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 आवर हो जाएगा पूरे मंथ में अपॉन 1000, तो इसको कैंसिल कर देंगे, मल्टीप्लाई करें इसको तो कितना आएगा, इसको कैंसिल करते हैं डेसिमल लगा दें, ये हो गया हमारा 35.84 इंटू 618, जो मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, करेंगे तो ये आएगा 645.12, 645.12 इतने यूनिट्स कंज्यूम होंगे पर मंथ, ये हो गया। अब एक यूनिट कास्ट कितना दिया है 0.50 दिया हुआ, देयरफॉर कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू क्या होगा 645.12 इंटू 0.5, ये दिया हुआ है 0.50, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें 0.5 मीन हाफ, तो इसका हाफ कर दें कितना मिलेगा 322.56, सो बाई 2 करेंगे तो यही आएगा, इतने रुपीस का खर्च इसमें आएगा 30 डेज का। तो मेथड क्या था कि जो क्वेश्चन था उसमें एक हाउस दिया हो, उसमें डिफरेंट टाइप के अप्लायंस लगे हुए हैं, उनकी अपना पावर होगा, और जो होम सप्लाई होता है वो 220 वोल्ट का होता ही है, तो कॉमन हो गया। तो इन सब जो डेटा इसमें दिया हुआ है इनके हेल्प से हम लोग क्या निकालते हैं कुल कितना पावर कंज्यूम होगा, अप्लायंस वाइज फाइंड कर लिया पावर्स को और ऐड कर लिया, तो क्या मिल गया टोटल पावर मिल गया
फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम कितना, वॉट इंटू आवर्स। आवर्स कितने 6 आवर पर डे था, आपको निकालना है 30 डेज का निकालना है, तो एक दिन का वन रखते हैं, तो 30 कितना मल्टीप्लाई कर दिया, तो 30 डेज में कुल कितना यूनिट खर्च होगा 645.12, और जो यूनिट आया जहाँ रेट दिया था 0.50 रुपीज़ पर यूनिट, उसकी हेल्प से हमने मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, तो इसका कंजम्पशन आ गया। तो इस टाइप से हम लोग एक हाउस का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा उसका हम लोग बिलिंग कर सकते हैं, उसका कितना कास्ट आएगा निकाल सकते हैं। तो और जो क्वेश्चन इस टाइप के होंगे उनको हम लोग सॉल्व करिए, एग्जाम्पल्स में दिए होंगे, कुछ अनसॉल्व मिल जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, और भी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप के फार्मूले थे, तो इजी क्वेश्चन भी होंगे। इन सबको आप प्रैक्टिस करिए और पूरा टॉपिक जो है उसको रिवाइज कर लीजिए, जितना भी क्वेश्चन होगा इसको बेस्ट मिल जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं, इसको देखिए और वीडियो को देखने के बाद में इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने कमेंट्स लिखिए कमेंट बॉक्स में, शेयरिंग जरूर करें और सब्सक्राइब भी करिए। शेयरिंग करने से ये हो कि कुछ आपके और जो जानने वाले हैं वो भी कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, उनको भी हेल्प मिलेगा, तो और अच्छा रहेगा। तो इस टाइप से हम लोग इस मिशन को आगे बढ़ाते हैं पढ़ने पढ़ाने का, तो हम लोग सब लोग एक फ़ायदा उठाएंगे, सबका लाभ उसमें होगा। तो सिस्टम में जुड़े रहिए और इसको पढ़ते पढ़ाते रहिए, तो अच्छा रहेगा। तो आज का वीडियो क्लोज करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट डे लेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक भी होगा, मतलब नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। आज का चैप्टर भी क्लोज करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग तब तक के लिए थैंक यू, वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो का, जल्दी बनाएंगे उसको भी।